हेलो दोस्तों, फाइट बैक जारी है दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फाइट बैक सीरीज के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपसे कहूँगा कि ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज़ कैलकुलस के अंदर काफ़ी जगह आपको आएगा। तो अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो थोड़ा दिक्कत आएगी। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो एक तरह से मैथमेटिक्स के टूल्स की तरह है, जो बार बार आपको कहीं कहीं यूज़ आता रहेगा। तो दोस्तों बढ़िया से इसे मेरे साथ में तैयार करें। अगर किसी भी वजह से आपने इस चैप्टर को क्लास 11th में अच्छे से तैयार नहीं किया है, मेरे साथ तैयार करें। हम लोग यहाँ पे पूरा फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, एक एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसे समझेंगे, उसे याद करने के तरीके समझेंगे, कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एंगल क्या होता है। सबसे पहले एलिमेंट्री लेवल पर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है वो सिंपली दो हाफ लाइन का यूनियन होता है। हाफ लाइन का मतलब है एक रे। ओके, तो दो रेस का ये एक यूनियन होता है जिसका एक इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये आपके पास इनिशियल रे है और ये आपके पास क्या है, टर्मिनल रे, और इसे हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इस इनिशियल रे को रोटेट करते हैं तो रोटेशन का जो मेजरमेंट है वही एक्चुअल में क्या है, एंगल है। अगर ये इनिशियल रे है और ऐसे आप रोटेट करते हैं तो ये आपकी इनिशियल रे हो गई है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया आपने। फिर इसके बाद ये आपकी टर्मिनल रे हो गई है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये आपके पास हो गई है इनिशियल रे, और इस इनिशियल रे को आपने रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करके आप यहाँ तक पहुँच गए, तो ये आपके पास बच्चों क्या हो गई है, टर्मिनल रे। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे बात करो कि एंगल क्या होता है, ये दो हाफ लाइन का यूनियन होता है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम रहता है। तो एंगल एक्चुअल में रोटेशन का मेजरमेंट होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पहले हम यहाँ पे समझेंगे। इस चैप्टर को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करें उससे पहले हम पढ़ना चाहेंगे यूनिट सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है और रेडियस क्या होती है, 1। यानी कि अगर आपके पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है तो आप जानते हैं कि इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या आ जाएगा, रेडियस के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1। ओपी आपके पास x, y की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और यही आपके पास क्या है, यूनिट सर्कल है। तो अगर कोई सर्कल आपके पास है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है, उसे हम लोग कहेंगे, और रेडियस 1 है, उसे हम कहेंगे यूनिट सर्कल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। फाइंड द पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2/3। तो अगर सर्कल के ऊपर, यूनिट सर्कल के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 है तो आप जानते हैं सर्कल की इक्वेशन ये है, और इसमें अगर हम पॉइंट को पुट करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ओके, एक्स को पुट कर देते हैं और करस्पॉन्डिंग वाई पता लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और ये आपके पास 4/9 बनेगा। राइट में ले जाएं तो 1 माइनस 4/9 दैट इज 5/9। तो इससे y आपके पास बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे केस में पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2/3, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो मैंने आपको बताया कि यूनिट सर्कल क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यूनिट सर्कल के अंदर एंगल को कैसे प्लॉट करते हैं। सपोज करें कि आपके पास ये एक यूनिट सर्कल है, यानी कि इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और इसका रेडियस है 1। तो हम लोग यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है इसको हम लेंगे हमेशा क्या,
इनिशियल रेडियस लेंगे, या ऐसे कहें कि इस लाइन के अलोंग आपको इनिशियल रे माननी है एंगल की। टेक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज इनिशियल रेडियस। फिर इसके बाद जो भी आपके पास एंगल होगा थीटा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको रेडियस कैसे ढूंढनी है। अगर थीटा पॉजिटिव आपके पास दिया हुआ है तो आपको इस रेडियस को क्या करना है, थीटा एंगल से घुमाना है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपको घुमाना है। लेट्स से कि आपके पास ये तो हो गई है इनिशियल रेडियस। अगर थीटा आपके पास पॉजिटिव है तो आपको वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जो इनिशियल रेडियस है वहां से आपको थीटा एंगल से घूमना पड़ेगा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। तो ये एंगल आप रोटेट करेंगे तो जो रेडियस आपके पास बनेगी ये रेडियस कहलाती है रेडियस करस्पॉन्डिंग टू एंगल थीटा। एंड अगर आपके पास थीटा कोई नेगेटिव एंगल है तो ऐसे केस में आपको इस इनिशियल रेडियस को घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। कितना घुमाना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ थीटा आपको रोटेट करना पड़ेगा। तो इससे जो आपके पास रेडियस बनेगी उससे हम लोग कहेंगे रेडियस करस्पॉन्डिंग टू थीटा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जब थीटा पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, इनिशियल रेडियस जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं थीटा एंगल से। और अगर थीटा नेगेटिव होता है बच्चों तो आपको क्या करना है, इस इनिशियल रेडियस को क्लॉकवाइज सेंस के अंदर कितना घुमाना है, मॉड्यूलस ऑफ थीटा एंगल से रोटेट कर देना है। तो आपको मिलेगी रेडियस करस्पॉन्डिंग टू थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लूं तो अपन देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक यूनिट सर्कल है। अगर थीटा आपके पास पॉजिटिव है तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, तो ये एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा। और अगर आपका थीटा नेगेटिव नंबर है तो आपको इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से रोटेट करना शुरू करना है। और कितना आप रोटेट कर लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ थीटा से रोटेट करेंगे और उस समय ये एंगल आपके पास थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब बच्चों हम बात करेंगे एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जब आप एक कंप्लीट रोटेशन को इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट को हम कहेंगे 1 डिग्री। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पूरा रोटेशन कर लिया, या ऐसे करें कि यहाँ से रोटेट करना शुरू किया और यहीं पे जब खत्म किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रोटेशन में मैंने कंप्लीट रोटेशन को इक्वली 360 पार्ट में डिवाइड किया। तो एक पार्ट को हम कहेंगे 1 डिग्री। एक पार्ट जो है वो रोटेशन का मेजरमेंट कर रहा होगा, वो रोटेशन होगा 1 डिग्री। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन आपके पास 360 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल का मेजरमेंट एक तो आपके पास डिग्री मेजर है और दूसरा होता है रेडियन मेजर। दोनों में क्या रिलेशनशिप है, कंप्लीट रोटेशन को हम 360 डिग्री के अंदर कहेंगे और एक कंप्लीट रोटेशन को रेडियन के अंदर आप कहते हैं 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 होगा 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री आपके पास 2 पाई अपॉन 180 यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। और अगर आपको 1 रेडियन यहाँ चाहिए तो बच्चों 2 पाई से डिवाइड कर देना, तो 1 रेडियन आपको मिलेगा 360 अपॉन पाई डिग्री। ये करीब करीब 57 डिग्री के आसपास आता है। यानी कि जो रेडियन मेजर होता है बच्चों वो होता है बड़ा यूनिट, और जो डिग्री मेजर है या डिग्री की जो यूनिट होती है वो छोटी यूनिट है एंगल के लिए। तो एक कंप्लीट रोटेशन एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री के बराबर है, और एक कंप्लीट रोटेशन रेडियन के अंदर कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। बच्चों पाई होता है 3.14, तो 2 पाई कितना हो गया, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 6.28। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और एक कंप्लीट साइकिल को अप्रोक्सीमेटली आप 6.28 रेडियन के बराबर बोल सकते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे कुछ कन्वर्जन करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं 90 डिग्री। अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रोटेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपको 90 डिग्री घूमना है। तो इससे आप क्या करेंगे, एक क्वार्टर रोटेशन आपका हो जाएगा। और 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 90 रेडियन। अब ये आपके पास कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन आ जाएगा। बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल की यूनिट होती है डिग्री, वो तो हम डिग्री लिख देंगे, पर जो रेडियन होता है उसको या तो केवल रेडियन लिख के छोड़ो, या समटाइम्स हम बाद में क्या करते हैं, इसका यूनिट रेडियन भी लिखना छोड़ देते हैं। तो जब कभी आपके पास डिग्री लिखा हुआ है एंगल के लिए तो वो तो डिग्री के अंदर है, और अगर एंगल की यूनिट नहीं लिखी हुई है तो बच्चों वहां पे एंगल रेडियन मेजर होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी तरह से आप देखें 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब हो गया आपको 2 क्वार्टर साइकिल करने, रोटेशन हमेशा यहीं से करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही आपको रोटेट करना शुरू करना है। तो जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री हो गया 90 और फिर इसके बाद ये 180, यानी कि आपका एक हाफ साइकिल आप रोटेट कर रहे हैं। अब 180 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, मैं आपको करके बता देता हूं। 180 डिग्री, एक डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 180 डिग्री हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 180 रेडियन। तो ये आपको मिल गया कितना, पाई रेडियन। आप देखें मैंने यूनिट नहीं लिखी है, अगर मैं नहीं लिख रहा हूं यूनिट और वहां मैं एंगल की बात कर रहा हूं, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट लिया जाएगा कि हम रेडियन में ले रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों 270 डिग्री की बात करते हैं। 270 यानी कि 90 3 या 270, तो ये आपके पास इनिशियल रेडियस है, ये 90 डिग्री हो गया, एक क्वार्टर रोटेशन, फिर इसके बाद एक और क्वार्टर रोटेशन, 3 क्वार्टर रोटेशन करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमने के बाद आप यहाँ पहुँच गए, यानी कि आपके पास 270 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रेडियस ये वाली है बच्चों। अब 270 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ दोनों तरफ 270 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर तो 270 डिग्री हो जाएगा और इधर पाई अपॉन 180 इंटू 270 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आता है 3 पाई बाई 2 रेडियन। नाउ इसी तरह से 360 डिग्री जब आप बच्चों रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, और कंप्लीट साइकिल करने के बाद वापस से आप उसी इनिशियल रेडियस पे पहुँच जाएंगे। और कंप्लीट 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं ना। उसी तरह से बच्चों कुछ और एंगल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपके पास थीटा है 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 45 4 जा 180 यानी कि पाई बाय 4। तो 45 डिग्री होता है कितना, पाई बाय 4 रेडियन के बराबर। तो यहाँ से अगर इनिशियल रेडियस को आप 45 डिग्री घुमा लें एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना पड़ेगा। नाउ इसी तरह से थीटा आपके पास अगर -60 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हैं रेडियन के अंदर कितना, माइनस पाई अपॉन 3, पाई यानी कि पाई रेडियन। 180 डिग्री 180 अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री आपके पास ये हो गया है। तो आप देख सकते हैं -60 डिग्री को कैसे प्लॉट किया है। आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये रेडियस आपकी इनिशियल रेडियस होगी, और यहाँ से बच्चों आपको 60 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे -60 पे। और -120 डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 120 डिग्री रोटेट करना है, बट इसे आपको रोटेट करना होगा क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। याद रखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कब घूमेंगे हम, जब एंगल आपके पास क्या दिया हुआ हो,
पॉजिटिव एंगल दिया हुआ हो। तो सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 45 डिग्री रोटेट करना है, तो 45 डिग्री आपको रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। तो यानी कि आप बोल सकते हैं -45 डिग्री अगर दिया हुआ है तो आपको रोटेट करना होगा, रोटेट बाय 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस के अंदर आपको रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझे। नाउ बच्चों, इसके बाद हम लोग लेते हैं वो एंगल जो 360 डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा है, उसको कैसे, उसकी रेडियस को कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए यहाँ पे आपके सामने 390 डिग्री दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल, क्या हम 390 डिग्री को बच्चों 360 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? और 360 क्या होता है? एक कंप्लीट रोटेशन होता है। यानी कि अगर आपको 390 डिग्री से रोटेट करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंप्लीट रोटेशन करना। ये आपकी हो गई है इनिशियल रेडियस। एक कंप्लीट रोटेशन करें और जब आप एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेते हैं तो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। और फिर इसके बाद बच्चों आपको और घूमना पड़ेगा, कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आप और रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुँचे? ये आप पहुँचे तो ये आपके पास क्या है? रेडियस करस्पॉन्डिंग टू द एंगल 390 डिग्री। नाउ इसी तरह से बच्चों 1100 डिग्री का भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। 1100 डिग्री को अगर 360 से डिवाइड करते हो तो 363 जा होता है 1080, और 1080 में हम लोग 20 जोड़ते हैं तो 1100 आता है। तो ये अल्टीमेटली आपके पास 363 टाइम्स है। 360 का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन। तो बच्चों आपको इसमें सर्कल के अंदर ये तो हो गई आपके पास इनिशियल रेडियस, और आपको 360 डिग्री का 3 टाइम्स घूमना है। तो एक चक्कर ये हो गया, 2 चक्कर ये हो गया, ये 3 चक्कर हो गया। 3 चक्कर का मतलब है 360 डिग्री 3 टाइम्स। फिर इसके बाद थोड़ा और आप घूमेंगे, कितना? 20 डिग्री। तो जो रेडियस आपके पास आ गई है ये है रेडियस करस्पॉन्डिंग टू 1100 डिग्री। तो जब कोई एंगल आपके पास 360 डिग्री से भी बड़ा है तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें अपन और आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये तो हो गया आपके पास यूनिट सर्कल, और इस सर्कल के अंदर आपको क्या करना है? रोटेट करना है। मान लीजिए कि आप लोग अलग अलग एंगल से रोटेट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये तो हो जाएगा क्या? 0 डिग्री। ये आपका 0 डिग्री हो गया। और जब आप रोटेट करेंगे यहाँ पे तो कहाँ पहुँचे? 90 डिग्री पे पहुँचे। फिर और क्वार्टर साइकिल करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। फिर और 90 डिग्री जोड़ दें, 270 डिग्री हो गया। फिर और 90 जोड़ दें तो 270 प्लस 90 कितना हो गया? 360 डिग्री। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 360 प्लस 90 यानी कि 450 डिग्री। और इसके बाद 450 में 90 जोड़ें तो ये 540 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद और 90 जोड़ लें, 630 डिग्री हो गया। और 90 जोड़ दें तो ये आपका 720 डिग्री एंड सो ऑन हो जाएगा। इसी को अगर आप रेडियन में लिखते हैं तो रेडियन में क्या लिख सकते हैं? यह तो हो गया 0 डिग्री, 0 रेडियन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो रेडियन के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 0 रेडियन आ रहा है। फिर इसके बाद आप घूमते चले जाएंगे तो यहाँ पे हो गया आपका π/2 रेडियन, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, फिर इसके बाद 2π। इसी कंटिन्यू करते जाएं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 5π/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद और π/2 जोड़ें तो 3π आएगा। और π/2 जोड़ें तो 3π प्लस π/2 कितना हो जाता है? 5π/2 होता है। एंड अगेन 5π/2 में बच्चों π/2 जोड़ेंगे तो 6π/2 आ जाएगा। कुछ गलती कर दी क्या? 7π/2 है, ये आएगा 7π/2 है ना, 7π/2 आएगा। फिर इसके बाद π/2 जोड़ने पर ये आपके पास बन जाएगा
8 पाई बाई 2 यानी कि 4 पाई। एंड बच्चों अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में घूमते हो, मतलब कि आप क्लॉकवाइज सेंस के अंदर रोटेट करते हो, तो ऐसे केस में ये 0 हो गया, ये आपका हो गया कितना, माइनस पाई बाई 2, फिर इसके बाद माइनस का पाई, फिर इसके बाद माइनस 3 पाई बाई 2, फिर आप और जोड़ें तो माइनस का 2 पाई, फिर यहाँ पे फिर से आपके पास माइनस का 3 पाई आ जाएगा। अब इससे अगर आप कंबाइनली देखें तो यहाँ पे y एक्सिस पे और नीचे वाली नेगेटिव y एक्सिस पे आप खत्म कर रहे हो पाई बाई 2 का 3 टाइम्स, पाई बाई 2 का 1 टाइम्स, पाई बाई 2 का माइनस 1 टाइम्स, यानी कि इधर तो आपके पास क्या टर्मिनेट होता है, यहाँ पे और यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 यहाँ पे और यहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, और इस तरफ आपके पास टर्मिनेट हो रहे हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2 पाई, 4 पाई। इधर कौन सा मल्टीपल टर्मिनेट हो रहा है, इधर हो रहा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई टर्मिनेट होता है, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, एंड वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 खत्म होगा, यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और उधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इन दोनों जगह पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 टर्मिनेट होता है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेंगे सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर स्पेशल पॉइंट्स लेने के लिए पहले एक काम करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास सपोज करें एक यूनिट सर्कल है, और इस सर्कल का रेडियस आप जानते हैं कि 1 होगा, और इसका सेंटर होगा ओरिजिन के ऊपर। इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0, ये पॉइंट होगा बच्चों 0, 1, और ये है -1, 0, एंड दिस पॉइंट विल बी 0, -1। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 4 मेन पॉइंट तो आपको दिख ही रहे हैं, ये वाला, एक ये वाला, ये और एक ये। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज एक बार समझने की ट्राई करते हैं। सपोज करें कि आप थीटा ले लिए 60 डिग्री, 60 नहीं, चलो 30 डिग्री लेते हैं। अगर आप थीटा को 30 डिग्री ले लिए तो आपने 30 डिग्री से क्या किया, रोटेशन किया, तो आप पहुंचे यहाँ पे, तो ये आपकी रेडियस है करस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास रेडियस आ रही है, इस रेडियस का हमें ये एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को बाहर निकालते हैं बच्चों। ये आपके पास साइड क्या है, 1, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है बच्चों, तो ये अपने आप ही क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल होगा 60 डिग्री। एक काम करें, इस ट्राइंगल को नीचे की तरफ फ्लिप कर लें, तो ऐसे केस में आपके पास ये एक ट्राइंगल बनेगा, और ये जो एंगल इसके अंदर है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री ही रहेगा, और ये रहेगा 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री आपके पास है। आप लोग यहाँ पे नोटिस करना कि ये तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया है ना। इस ट्राइंगल को नीचे फ्लिप करने से ऐसा हुआ, क्योंकि ये एंगल 60 है, 60 है, 60 है, तो ये साइड 1 होगी, तो ये आपके पास हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका लेंथ कितना है। क्या आप लोग यहाँ पे इसके लेंथ के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो ये बेस आ जाएगा। 1 - 1/4 कितना हो गया, 3/4, √3/2 आप लिख सकते हैं। यानी कि बेस आपके पास बच्चों √3/2 के बराबर हुआ।
तो यहाँ इस तरीके से देखा जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में ज़रूर आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसे किया है। आप लोग नोटिस करना कि ये एंगल आपके पास 30 है, तो हमने क्या किया, इस पूरे ट्राइंगल को नीचे फ्लिप किया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब इससे हमें क्या मिला, ये मिला कि ये जो बेस है जिसको हमने अभी फाइंड आउट किया वो आपके पास आ रहा √3/2 और ये आपके पास क्या है, हाफ है, ये 60 डिग्री है। इस ट्राइंगल को आप नोटिस करना, केवल ये ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल है 60। ओके, ये साइड है हाइपोटेन्यूस 1, ये हाफ है और ये क्या है, √3/2 है। तो ये आपको याद रखना है कि इस ट्राइंगल के अंदर 30 के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है, 1/2 और 60 के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है, √3/2 है। क्लियर हुआ सबको? तो चलते हैं आगे। तो इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो पॉइंट आपके पास आया है, इसके रेडियस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, √3/2 है। √3/2 तो x हो गया और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, 1/2 हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि 60 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं। मान लीजिए कि आपने 60 डिग्री रोटेट किया तो आप कहीं यहाँ पे पहुँच गए, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस आपके पास 1 है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो आप लोग चेक करना कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल के तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर है, और साथ में हाइपोटेन्यूस की लेंथ दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करें तो 30 के सामने वाली साइड की लेंथ हाफ होती है और 60 के सामने वाली लेंथ √3/2 है। तो आप बोल सकते हैं कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, हाफ कॉमा √3/2 होंगे। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको मैंने कहा है कि याद रखो। ये अपन ने समझाया था आपको कि ये 30 डिग्री है, ये 1 है, ये हाफ है, तो इसको हमने नीचे फ्लिप किया तो इससे ये 2 हो गया। एक्चुअली ये 30-60 था और इसको नीचे फ्लिप करने पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, तो ये दोनों 1 हो गए, तो ये भी 1 हो गया, तो ये दोनों हाफ के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स को नोटिस करना, एक इसको भी नोटिस करना। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूस 1 है और ये दोनों 45 डिग्री है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और अगर मैंने इसको मान लिया होता, सपोज करें कि हमें पता नहीं है, ये मान लो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मैंने लिखा है लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्या करें, यहाँ से सबसे पहले इसको मान लें t मान लें इसको, और इसको t मान लें, इनके दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो इससे आपके पास t की वैल्यू कितनी आ गई है, t की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, क्योंकि केवल पॉजिटिव लेंगे, लेंथ ऑफ साइड है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपके पास कितनी हो गई है, 1/√2 के बराबर आ गई है। अब हम यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर थीटा आपके पास 0 डिग्री है तो ऐसे केस में इस यूनिट सर्कल के ऊपर जो पॉइंट आपके पास होगा, रेडियस के करस्पॉन्डिंग रेडियस के एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इसका P का, वो आपके पास क्या है, 1,0 होगा। और अगर आपने थीटा को 30 डिग्री लिया तो 30 डिग्री रोटेट करने के बाद आप यहाँ पहुँचे तो ये 30 हो जाएगा। और अगर ये 30 होगा तो आपको पता है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। अगर ये 30 आपके पास है तो आपको पता है 30 के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है, हाफ है, और ये 60 है तो उसके सामने वाली साइड की लेंथ √3/2 हो गई। ये हाइपोटेन्यूस आपके पास 1 है। तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हुए, √3/2 हाफ हो गए। एंड नाउ सिमिलरली एंगल आपके पास है π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो अगर आप 45 डिग्री से रोटेट करते हैं तो लेट्स से आप यहाँ पहुँच गए हैं 45 डिग्री। अब ये एंगल आपका 45 डिग्री है और ये भी फिर क्या होगा,
45 डिग्री हो जाएगा। और ये आपके पास साइड की लेंथ 1/√2 और इस वाली साइड की लेंथ भी क्या होगी 1/√2 होगी। तो ऐसे केस में ये जो पॉइंट है 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस का एंड पॉइंट है बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1/√2, 1/√2, जिसे चाहें तो √2/2, √2/2 भी लिख सकते हैं। एंड नाउ इसी तरह से बच्चों 60 डिग्री के लिए अपन ने यहाँ पे आपको बताया क्या, ये रहा 60 डिग्री के लिए 1/2, √3/2। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स आपके पास है यूनिट सर्कल के ऊपर। इसी तरह से अगर आप थीटा 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री पे रोटेट करने पर ये आपकी इनिशियल रेडियस है और ये टर्मिनल रेडियस हो जाएगी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों 0,1। तो ये आपके पास 0,1 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में आपको डिस्कस किया। तो यहाँ आप लोग नोटिस कर सकते हैं, अगर मैं थीटा लेता हूँ लेट्स से 120 डिग्री, तो ऐसे केस में करस्पॉन्डिंग जो रेडियस बनेगी उसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। तो देखते हैं वो कैसे निकालना है। तो आपका एंगल 120 हो गया, 90 में 30 जोड़ दें तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे। ये एंगल आपके पास कितना हो गया 120 डिग्री। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर और ये एंगल आपके पास 60 होगा और ये हाइपोटेन्यूस 1 है, ये एंगल 30 होगा। तो 30 के सामने वाली साइड हाफ हो गई, 60 के सामने वाली √3/2 हो गई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -1/2, √3/2। तो -1/2, √3/2 आ जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। सपोज करें कि आपको माइनस में 135 डिग्री को प्लॉट करना है। -135 डिग्री से बच्चों जब हम रोटेट करेंगे तो कहाँ पहुंचने वाले हैं उसको देखते हैं। तो आप लोग देखना, ये तो हो गया आपके पास इनिशियल रेडियस, माइनस का मतलब आपको क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है। तो ये तो 90 हो गया और 90 के बाद आपको 45 डिग्री और रोटेट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास है रेडियस करस्पॉन्डिंग टू द एंगल -135 डिग्री। अब यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ये हाइपोटेन्यूस की लेंथ 1 है और ये क्योंकि 135 डिग्री मेजरमेंट है इसका, तो ये एंगल आपका 45, ये भी 45 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों साइड का लेंथ होगा बच्चों 1/√2 के बराबर। तो ये जो पॉइंट आपके पास है 135 -135 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस बन रही है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -1/√2, -1/√2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंगल रोटेट करके उस एंगल के करस्पॉन्डिंग रेडियस के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नोटिस करना कि सारे एंगल के लिए रोटेट करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग रेडियस है उसका एंड पॉइंट नहीं पता कर पाएंगे अपन। हम केवल कुछ ही जो स्टैंडर्ड एंगल्स है 30, 60, 45, 90, 0 और बाद में थोड़े और भी बढ़ जाएंगे, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता होता है, बाकियों का पता नहीं होता है। तो चलें, अभी तक हमने बच्चों आपको बताया कि यूनिट सर्कल क्या होता है और यूनिट सर्कल के अंदर एंगल किस तरह से घुमाते हैं और जो एंगल घुमाते हैं उस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस बनती है उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला जाता है, ये आपको बताया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस थीटा क्या होता है, अगर हम यूनिट सर्कल के अंदर थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग रेडियस बनती है उस रेडियस के एंड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट कहलाएगा कॉस थीटा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा साइन थीटा। यानी कि आपके पास अगर थीटा एंगल से आप यूनिट सर्कल के अंदर घूमते हैं तो ऐसे केस में करस्पॉन्डिंग रेडियस जो बनेगी थीटा के लिए उसका
एंड पॉइंट लेंगे उस रेडियस के एंड पॉइंट का पहला यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, कॉस थीटा, और दूसरा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाएगा बेटा, साइन थीटा कहलाएगा। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है। बट आप सब जानते हैं यूनिट सर्कल की इक्वेशन ये होती है, तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब आपके पास एक आइडेंटिटी आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। चलते हैं बच्चों, cos π/3 और sin π/3 को फाइंड आउट करें। तो जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई है, π/3 यानी कि 60 डिग्री आपको रोटेट करना है। तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, ये आपकी हो गई थी इनिशियल रेडियस, और जब इसे 60 डिग्री से हमने रोटेट किया तो ये 60 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये 1 हाइपोटेन्यूस आपके पास 1 हो गया बच्चों। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो 60 डिग्री है उसके सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है, √3/2, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड की लेंथ है हाफ। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए √3/2, 1/2। इसका मतलब है कि cos ऑफ π/3 या cos ऑफ 60 डिग्री होता है √3/2, एंड ऑल्सो साइन π/3 कितना होगा, ये होगा, ये मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, पहला कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट तो कितना है बेटा, 1/2 है, और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या, √3/2 है। तो cos π/3 तो हाफ हो गया, और sin π/3 आपके पास कितना आ जाएगा, √3/2 होगा। इसी तरह से बच्चों cos ऑफ 5π/6 और sin ऑफ 5π/6 के बारे में बात करते हैं। पाई होता है 180 डिग्री, 180/6 और 150 डिग्री हो गया, आप देख सकते हैं। 150 डिग्री से अगर आप रोटेट करते हैं तो समवेयर यहाँ पे आप लैंड करते हैं, 90 के बाद और 60 चले जाएं, तो ये आपके पास हो गई है टर्मिनल रेडियस। ये इनिशियल रेडियस है और ये आपके पास है टर्मिनल रेडियस, और ये एंगल कितना है आपका, 5π/6 है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के यानी कि 5π/6 के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस बनी उसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये अगर 150 डिग्री है बच्चों तो ये 30 डिग्री होगा और ये होगा 60 डिग्री। अब 60 के सामने वाली साइड कितनी आएगी, √3/2, ये 1 है ही, और 30 के सामने वाली साइड हाफ होगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, ये आएगा -√3/2, हाफ। तो माइनस में √3/2, हाफ इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसका मतलब है cos ऑफ 5π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2 हो जाएगी, और sin ऑफ 5π/6 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ना बच्चों इसके बाद मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूँ। सपोज करें कि आपके पास ये हो गया यूनिट सर्कल, और इस यूनिट सर्कल में हम अलग अलग एंगल से रोटेट करके आपको बता देते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 1, 0। ये 90 डिग्री या फिर π/2 के करस्पॉन्डिंग रेडियस हो गई 0, 1, और ये आपके पास पॉइंट 180 डिग्री घूमने के बाद मिलेगा आपको -1, 0, और ये आपके पास रेडियस है करस्पॉन्डिंग टू 270 डिग्री, 0, -1। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं cos ऑफ 0 डिग्री आएगा 1, sin ऑफ 0 डिग्री कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया ये वाला। फिर 90 डिग्री की बात करें तो cos ऑफ 90 डिग्री होगा 0, और sin ऑफ 90 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली cos ऑफ 180 डिग्री अगर आप देखें तो वो तो होगा -1, और sin ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे cos ऑफ 270 डिग्री और sin ऑफ 270 डिग्री क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये -1 होगा। एंड इन सिमिलर वे cos ऑफ 360 डिग्री होता है 1, और sin ऑफ 360 डिग्री होता है 0 के बराबर। अब बात करते हैं कि एंगल्स
अलग अलग एंगल्स के लिए कॉस और साइन का साइन क्या होता है। कोसाइन और साइन एक्चुअली क्या है कि साइन का फुल फॉर्म SINE है और कोसाइन या कॉस, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन है। तो इन दोनों के साइन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने किसी एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग रेडियस को रोटेट किया है और करस्पॉन्डिंग रेडियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी x पॉजिटिव होगा तो cos थीटा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होता है वो ऊपर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यानी कि sin थीटा इन दोनों में पॉजिटिव होगा। और जब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, तो cos थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा, केवल cos थीटा पॉजिटिव है, sin थीटा आपका नेगेटिव होता है क्योंकि वहां पे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। दैट इज वाई आप लोग ये कह सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे नोटिस करें, एक टर्म को समझे, कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल्स, अगर आप रोटेशन करते चले जाएं तो सेम रेडियस बार बार आपके रास्ते में आएगी। जैसे ये आपके पास सपोज करें एंगल थीटा है और अगर थीटा प्लस 2 पाई करेंगे तो ये भी वही है, इसकी भी रेडियस वही आएगी। थीटा प्लस 2 पाई का मतलब क्या है कि थीटा के बाद आप घूमें 2 पाई, तो जब थीटा के बाद 2 पाई घूमेंगे तो आप फिर से वहीं पहुंचेंगे जहां पे थीटा घूमने के बाद पहुंचे थे। ऐसे एंगल जिनकी टर्मिनल रेडियस सेम होती है उनको हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। तो अगर आप थीटा एंगल से रोटेट करते हैं या फिर थीटा प्लस n टाइम्स 360 डिग्री, जिसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा और थीटा प्लस n टाइम्स 2 पाई या फिर 2 पाई n, जहां पे n कोई इंटीजर है, तो ये आपके पास कहलाएंगे कोटर्मिनल एंगल। क्योंकि आप सेम रेडियस पे लैंड करेंगे अगर थीटा घूमते हैं या फिर थीटा प्लस 2 पाई n घूमते हैं तो सेम रेडियस से पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की करस्पॉन्डिंग रेडियस सेम है, तो फिर दोनों ही एंगल के कॉस और साइन भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि कॉस थीटा प्लस 2n पाई कॉस थीटा होगा और साइन थीटा प्लस 2n पाई क्या होगा, साइन थीटा होगा। बाकी ये रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों। देखें इसके बाद कुछ एलिमेंट्री एग्जांपल्स पे आते हैं। सपोज करें कि थीटा कोई एंगल है जिसका साइन क्या है, 3/5 है और थीटा है 0 से लेकर के π/2 के बीच में, और आपको निकालना है कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 9/25। तो कितना हो गए, 16/25। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा 16/25 है, तो आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा होगा प्लस माइनस 4/5। अब क्योंकि थीटा आपके पास बोला गया है π/2 से लेकर के पाई के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये है कि जो करस्पॉन्डिंग रेडियस है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन चूज करना होगा। तो आप इसे लिखेंगे कितना, -4/5। नाउ बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। साइन थीटा आपके पास वो -3/5 है और इस बार थीटा कहाँ पे है, पाई से 3π/2 के बीच में है। तो पाई तो होता है यहाँ पे और 3π/2 होता है यहाँ पे, तो आप पाई से 3π/2 के बीच में है, मतलब आप क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर है। साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा निकालने के लिए कहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 9/25, 16/25। दैट इज आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा आपको लेना होगा नेगेटिव, तो कॉस थीटा क्या आएगा, प्लस माइनस 4/5, माइनस में लेना पड़ेगा आपको क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है। ना उसके बाद देखें अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस बार साइन थीटा आपके पास फिर से वही -3/5 दे रखा है, लेकिन जो एंगल है आपका वो 3π/2 से लेकर के 2 पाई के बीच में है। ये 3π/2 होता है और ये होता है 2 पाई
इन दोनों के बीच में हो, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो जो cos थीटा की वैल्यू है इस बार आपको पॉजिटिव वाली चूज करनी पड़ेगी 4/5। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं ग्राफ के बारे में बात करते हैं। cos थीटा और sin थीटा के ग्राफ कैसे बनते हैं। यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है यूनिट सर्कल पे जब आप थीटा एंगल से घूमते हो, एंड पॉइंट जो रेडियस का बनता है उसका x कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे -1, 0 है, और ये है 0, 1। यहाँ पे आपके पास π/2 मार्क किया हुआ है, ये 3π/2 हो गया, और इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 5π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे नोटिस करें कि जब 0 से लेकर के 360 डिग्री तक आप घूमते हैं तो x की वैल्यू 1 से 0, 0 से -1, देखें cos थीटा की वैल्यू 1 से 0 हो गई, 0 से हो गई है -1, और -1 से फिर 0 हो गई, फिर इसके बाद 0 से वापस से क्या हो गई है 1 हो गई है, 0 से वापस से 1 हो गई है। ओके, तो ये बीच में आपके पास 2π है। तो 0 से 2π तक जो आपके पास अलग अलग cos थीटा की वैल्यू आ रही है, अगर आप वापस से घूमना कंटिन्यू करेंगे तो वही रेडियस फिर से आपको उसी क्रम में मिलती चली जाएगी, यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के सारे cos थीटा की वैल्यूज उसी तरह से उसी ऑर्डर में रिपीट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ है 0 से 2π का, यही आपको 2π से 4π में जाने पर मिलेगा, और यही पीछे भी मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे ये भी पीछे भी यही आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो cos थीटा का ग्राफ ये बनता है। cos थीटा जो होता है इसका वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में रहता है। अब बात करते हैं हम sin थीटा की। sin थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो जब 0 डिग्री से घूमना शुरू करेंगे तो sin थीटा की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, फिर से 1 से 0। तो आपके पास sin थीटा की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, फिर 1 से 0 हो गई, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0 हो रही है। तो जो ग्राफ आपके पास ये वाला बन रहा है 0 से 2π के अंदर, अगर आप वापस से इस घूमने को कंटिन्यू करेंगे, रोटेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो आपको वही रेडियस उसी ऑर्डर में मिलती चली जाएगी, यानी कि फिर से ऐसा का ऐसा ग्राफ आगे मिलने वाला है। एक्चुअली ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यू को एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसी ऑर्डर में रिपीट करता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2π, क्योंकि जो 0 से 2π तक का ग्राफ है वही आपको 2π से 4π में मिलेगा, और वही पीछे भी मिलेगा -2π से 0 के अंदर, और सेम sin थीटा के लिए भी है। यहाँ से आप ये जानते हैं कि sin थीटा और cos थीटा दोनों का ही वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक बदल रहा है, यानी कि दोनों की रेंज क्या है -1 से लेकर के 1 होती है। अब बच्चों हम लोग तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, tan थीटा के बारे में बात करेंगे। वी से द टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा, जिसको हम tan थीटा से डिनोट करेंगे, वो असल में क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। मान लीजिए कि आप थीटा एंगल से रोटेट किए तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम cos थीटा sin थीटा कहते हैं। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालने जाऊं, स्लोप क्या होता है y2 - phi1 अपॉन x2 - x1 से sin थीटा -0 अपॉन cos थीटा -0, इसका मतलब tan थीटा आ गया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो tan थीटा है वो असल में रेडियस का स्लोप होता है। तो वी कैन से द रेडियस करस्पॉन्डिंग टू थीटा हैज द स्लोप tan थीटा, और जो tan थीटा होता है उसका ग्राफ ये होता है। आपको मैं कहूँगा कि ग्राफ को याद रखें, क्योंकि कभी कभी हमें ग्राफ से जाना पड़ता है, तो इसलिए अगर याद रहेगा तो बहुत ही सही हो जाएगा काम। ठीक है,
तो क्या क्या हमने समझा, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जान लिया। हमने कहा कि जब यूनिट सर्कल के अंदर थीटा एंगल से बच्चों रोटेट करते हैं तो जो रेडियस बनती है उसका एंड पॉइंट, उसका पहला कोऑर्डिनेट तो होता है कॉस थीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है साइन थीटा, और उसी रेडियस का जो स्लोप होता है वो होता है बच्चों tan थीटा के बराबर। तो इस तरह से हमने इस चीज को, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने समझ लिया है। अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास tan थीटा के साइन के बारे में बात कर रहे थे अपन, तो आप लोग नोटिस करना, ये हो गया आपके पास क्या, यूनिट सर्कल। यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं 1,0 हो जाएगा, और ये पॉइंट आपके पास है 0,1, ये है -1,0 और ये है 0,-1। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रहा हूँ रेडियस का स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और जो स्लोप इधर मिल रहा है वो इधर मिल रहा है आपको, क्योंकि लाइन का स्लोप जो होता है वो तो फिक्स रहता है, चाहे उसका कोई भी एक पार्ट आप ले लें। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो 0 से लेकर के π/2 तक tan थीटा का ग्राफ होगा, वैसा ही ग्राफ आपको पाई से 3π/2 में भी मिलेगा। तो देखें 0 से π/2 में जो ग्राफ है वही ग्राफ पाई से 3π/2 के अंदर भी आपको मिला है। नाउ सिमिलरली अगर आप π/2 से आगे बढ़ते हैं तो रेडियस ये बनती है, आप देखें ये रेडियस का जो स्लोप है वो नेगेटिव में चेंज होता जा रहा है, और जो रेडियस यहाँ है वो यहाँ पे है, एक ही स्लोप की रेडियस है एक्चुअली। तो इसका मतलब जो π/2 से पाई तक tan थीटा का ग्राफ है वही 3π/2 से 2π के बीच में रहेगा। तो आप देखें मैंने आपको क्या बोला अभी, π/2 से पाई तक का जो ग्राफ है वही ग्राफ 3π/2 से 2π के अंदर जाने पर आपको मिलने वाला है। अब क्योंकि आपके पास tan थीटा को हमने कहा है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cos थीटा यानी कि x कोऑर्डिनेट वो 0 होता है यहाँ पे और यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे π/2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं, इसका मतलब जब π/2 का ऑड मल्टीपल होगा थीटा तो वहाँ पे cos 0 होगा। तो इसका मतलब क्योंकि cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि थीटा 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जो tan थीटा होता है उसके डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे एक्सक्लूडिंग द रियल नंबर जो 2n+1 π/2 की फॉर्म के अंदर है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर्स हैं। तो tan थीटा वहाँ पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ लें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं tan थीटा के साइन की। और आप जानते हैं कि अगर रेडियस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है तो कैसे स्लोप लिखेंगे इसका, एक मिनट। अगर आपके पास थीटा के करस्पॉन्डिंग रेडियस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो आप देख सकते हैं कि इन सारी रेडियाई के स्लोप कैसे हैं, पॉजिटिव है, इनके भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा पॉजिटिव रहेंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन, इनमें साइन कॉस पॉजिटिव होता है और इसमें साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो फिर रेशियो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan थीटा इन दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर रेडियस ये वाली बन रही है तो इस केस में आपको दिख रहा है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, रेडियस का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, sin थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव होता है, यहाँ cos थीटा पॉजिटिव होता है और sin थीटा नेगेटिव होता है, और वहाँ उल्टा होता है। यानी कि इन दोनों जगह में क्या हो रहा है, एक cos और sin में से पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो रेशियो डेफिनेटली आपके पास नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका tan नेगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से आप tan थीटा की साइन के बारे में बात कर सकते हैं। नाउ इसके बाद बढ़ते हैं आगे। थीटा आपके पास है पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में, पाई यहाँ होता है और 3π/2 यहाँ होता है, तो यानी कि आपकी रेडियस बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर।
tan थीटा आपके पास 1/2 दिया हुआ है और आपको निकालना है sin थीटा और cos थीटा। तो आपको जानते हैं आप लोग कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ये हो गया आपका tan थीटा और हमें क्या निकालना है, sin थीटा और cos थीटा निकालना है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन 2 बराबर sin थीटा अपॉन 1। आप लोग सभी जानते हैं रेशो की एक प्रॉपर्टी, यहाँ से ये तो समझ में आपको आया होगा। रेशो की प्रॉपर्टी है कि जब दो रेशो बराबर होते हैं तो उनको लिख सकते हैं न्यूमरेटर के स्क्वायर का सम अंडर रूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के स्क्वायर का सम अंडर रूट। यहाँ से आप लोग देखना कि क्योंकि cos थीटा और sin थीटा दोनों क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक माइनस का साइन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस का 1/√5। तो cos थीटा अपॉन 2 ये दिया हुआ है, तो cos थीटा कितना हो गया, ये -2/√5 और sin थीटा आपके पास हो गया -1/√5 के बराबर। तो इस तरीके से cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हैं। नाउ देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। sec थीटा क्या होता है, सीकेंट ऑफ थीटा, इसको हम डिनोट करते हैं sec थीटा से और ये होता है 1/cos थीटा के बराबर, प्रोवाइडेड कि cos थीटा 0 ना हो। यानी कि cos थीटा 0 ना हो मतलब थीटा 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपके पास हो गया sec थीटा। आपको पता है हमने अभी थोड़ी देर पहले cos थीटा का ग्राफ बनाया था, वो कुछ इस तरीके का था। ये आप लोग इससे रिलेट करना है इसे। ये ग्राफ आपके पास है cos थीटा का और sec थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। ये जो कटोरी दिख रही है आपको उल्टी, वो सीधी होकर के स्ट्रेच हो गई है, ऐसे आप लोग सोच सकते हैं इसको। और ये जो आपके पास है कटोरी, ये फिर उल्टी भी हो रही है और स्ट्रेच भी हो रही है। ये इनफाइनाइट पे जाकर के इस लाइन को टच करेगी 3π/2 पे। बात समझ में आ गई सबको। तो ये ग्राफ आपके पास sec थीटा का है। मैंने cos थीटा का इसलिए बनाया है ताकि आप उससे रिलेट करके इसको समझें। देख सकते हैं कि जो cos थीटा है वो 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो sec थीटा कहाँ जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ निकल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो cos थीटा 0 से -1 तक जा रहा है, तो sec थीटा -इन्फिनिटी से -1 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से इसके ग्राफ को समझ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो cos थीटा -1 से 0 जा रहा है, तो रेसिप्रोकल -1 से लेकर के नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने वाला है। इस तरीके से हम लोग इसे देखें। अब देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोसीकेंट। कोसीकेंट ऑफ थीटा, इसे हम कोसेक थीटा लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है कोसेक थीटा, और इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से कि कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा के बराबर। अब क्योंकि कोसेक थीटा आपका 1/sin थीटा है, तो आपको यहाँ पे sin थीटा 0 अलाउ नहीं करना है। साइन कहाँ 0 होता है, साइन मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब है कि थीटा आपके पास ना तो इवन पाई हो सकता है ना ऑड पाई। इसका मतलब थीटा कैन नॉट बी एन पाई। तो यहाँ आपके पास 0 होगा साइन, इसलिए यहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट ऑफ थीटा को कॉट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉट थीटा को डिफाइन करेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आपको एक चीज याद रखनी है कि कॉट थीटा को 1/tan थीटा से डिफाइन नहीं करना, क्योंकि कॉट थीटा 1/tan थीटा के हमेशा बराबर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉट π/2 निकालेंगे तो कितना आता है, cos π/2 अपॉन sin π/2 यानी कि 0। लेकिन 1/tan π/2 तो आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। क्यों नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि ये 0 हो जाता है tan π/2। ठीक है, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि आप cot थीटा
को 1/tan थीटा के बराबर नहीं कह सकते, पर बराबर कहेंगे कब फिर, क्योंकि cos थीटा तो cot थीटा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है और tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो ये बराबर, ये दोनों कब होंगे, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा कब होगा, जब थीटा आपके पास 2n+1 π/2 ना हो। ओके, और साथ में थीटा n पाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई पे tan 0 हो जाएगा पर cot भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये तब भी इक्वल नहीं होने वाले। तो आप लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि cot थीटा 1/tan थीटा तब होगा जब थीटा ना तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा और ना ही इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। दैट मीन्स कि थीटा आपके पास n π/2 नहीं होना चाहिए। अब देखें, हमने अभी तक जो आइडेंटिटी पढ़ी, इसमें से ये वाली आइडेंटिटी आप लोग देखना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को साइन cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो ये बनेगा बाद में। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिटीज आपके सामने थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, cos थीटा आपके पास माइनस का 3/5 है और इसने कहा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो थीटा के। तो आपको cos थीटा पता है, sin थीटा निकालना है। थीटा का जो क्वाड्रेंट है इसने बोला है वो कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आप निकाल दें sin थीटा, जो कि होता है ±1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि cos वहाँ पे नेगेटिव, sin वहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए 1 - cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये बना √1 - 9/25। सॉल्व करेंगे, 25 - 9 कितना हो गया, 16/25 का स्क्वायर रूट होता है 4/5। तो ये आपका हो गया sin थीटा। cos थीटा आपके पास ऑलरेडी है, वहां से अपन फिर tan थीटा निकालेंगे। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी कि -4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, तो ये बन गया 4/5। अब इसके बाद देख सकते हैं अपन cosec थीटा को डिफाइन कर सकते हैं। cosec थीटा क्या आ जाएगा, cosec थीटा होगा 1/sin थीटा, यानी कि आप लिख सकते हैं -5/4, और sec थीटा होगा 1/cos थीटा, यानी कि ये बन जाएगा कितना, -5/3, और cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे इसको। तो 1/tan थीटा हो गया कितना, 3/4 के बराबर। तो बच्चों ये आपके पास थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए हैं, राइट। अब देखते हैं इसके बाद जो अगला सवाल है उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, cot थीटा है -5/12, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना है, -5/12 है। तो अपन इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन 5 बराबर sin थीटा अपॉन 12। cos थीटा अपॉन 5 बराबर sin थीटा अपॉन 12, कहीं एक जगह माइनस तो लिखना होगा। ओके, यहाँ लिख देते हैं। अब अपन रेशियो की प्रॉपर्टी जानते हैं कि न्यूमरेटर के स्क्वायर का सम ऊपर लिखा जा सकता है, अंडर रूट कर लें, और डिनोमिनेटर के स्क्वायर का सम नीचे लिखेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। अब क्योंकि ये है cos थीटा अपॉन 5 और क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो सेकंड में cos तो होता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। और इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं कि ये sin थीटा अपॉन -12, sin थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो नीचे तो नेगेटिव बैठा हुआ है, तो ये पूरा नेगेटिव नंबर होगा, तो यहाँ माइनस लगेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बनता है -1/13। तो इससे क्या होगा, cos थीटा अपॉन 5 हो गया -1/13, तो cos थीटा होगा -5/13,
और जो साइन थीटा आपके पास आएगा वो आएगा प्लस में 12/13, और कॉट थीटा से टैन थीटा तो उसके रेसिप्रोकल से आप निकाल ही लोगे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखें बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जेईई मेन 2024 का एक क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। साइन एक्स दिया हुआ है और एक्स आपका जो एंगल है वो असल में पाई से लेकर के 3π/2 के बीच का है। मतलब कि आप कहाँ पे विराजमान हो? आप हो विराजमान थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बैठे हो आप। साइन एक्स आपका -3/5 है, तो अपन को कॉस एक्स और टेन एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग देख लें साइन एक्स से कॉस एक्स टेन एक्स कैसे निकालें। तो आप लोग सबसे पहले निकाल लें कॉस एक्स, जो आएगा √1 - साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए? माइनस, क्योंकि कॉस वहाँ पे थर्ड में नेगेटिव होता है। और ये बन गया -1 - साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 - 9/25, 16/25 यानी कि माइनस का 4/5। तो अब इसके बाद बच्चों tan x निकालेंगे तो आपको sin x अपॉन cos x यानी कि -3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 कितना हो गया ये? 3/4। तो आपको यहाँ पे sin x cos x और tan x मिल चुका है। ये क्या कह रहा है? इसकी वैल्यू निकालो। 80 टाइम्स tan स्क्वायर x माइनस cos x का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 80 टाइम्स tan स्क्वायर x कितना हो गया? 9/16 माइनस cos x है -4/5, तो ये +4/5 हो जाएगा। 80 अंदर ले जाएं तो 16 5 जा 5 9 जा 45, 5 16 जा 16 4 जा 64। तो ये अल्टीमेटली आपके पास हो जाएगा 109। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि एक आसान क्वेश्चन पूछा है जेईई 2024 के अंदर। अब इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। साइन की पावर 4α/2 प्लस कॉस की पावर 4α/3 दिया हुआ 1/5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन भी है और कॉस भी है। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और वो जो कॉस स्क्वायर है उसे लिख दें 1 - साइन स्क्वायर अल्फा। इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। अब इसे एक काम करते हैं, 5 3 और 2 इन सब का एलसीएम होता है 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा 15 साइन की पावर 4α। यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई किया तो 10 टाइम्स 1 - साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, और उधर भी 30 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब फर्दर जाएंगे बच्चों, इसका स्क्वायर खोलना। तो इसका स्क्वायर खोलने पर क्या आएगा? ये तो है 15 साइन की पावर 4α प्लस 10 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4α इक्वल टू 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 10 साइन की पावर 4α और 15, तो ये हो गया 25 साइन की पावर 4α। फिर इसके बाद ये माइनस का 20 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाता है बच्चे, और फिर ये 10 × 1 तो 10 हो गया, 6 उधर जाएगा, 10 - 6 कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप इसमें नोटिस करना कि यहाँ पे हम फर्दर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा ही साइन अल्फा में आपको दिखाई दे रहा है। ये है 5 साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर है बच्चों, और ये है 2 का स्क्वायर, और बीच में क्या है? क्या बीच में ये है क्या? -2 टाइम्स a × b। क्या ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई क्या? a² - 2ab प्लस b², यानी कि ये बन गया a - b होल स्क्वायर बराबर 0। तो 0 किसका स्क्वायर होता है? 0 का। तो यानी कि 5 साइन स्क्वायर अल्फा -2 0 होगा। तो इससे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा 2/5 के बराबर। तो अब अपन को क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा मिला है 2/5, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का सम क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा अगर 2/5 है तो कॉस स्क्वायर अल्फा होगा
1/5 इसको डिवाइड कर दें तो tan स्क्वायर अल्फा आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें cos स्क्वायर अल्फा तो आपके पास 3/5 बनेगा। तो अगर आप cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा 2/3 हो जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में तो ए आएगा। अब देखते हैं कि ये दोनों में से कौन सा आएगा। एक्चुअली ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन रहा है, तो अपन देखें इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका वैल्यू निकालने की ट्राई करते हैं। साइन की पावर 8 अल्फा अपॉन 8 प्लस कॉस की पावर 8 अल्फा अपॉन 27 सॉल्व करते हैं। साइन की पावर 8 अल्फा का मतलब इस पर 4 पावर लगा दो, तो 2 की पावर 4 तो होता है 16 अपॉन 5 की पावर होता है 625 प्लस कॉस की पावर 8 यानी कि इस पे 4 पावर लगा दो तो कॉस की पावर 8 अल्फा आ जाएगा, 3 की पावर 4 81 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 625 हो जाएगा। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखें कि क्या आपको मिलता है। तो 81 और 16 जोड़ लें इसे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, राइट 2 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा और 5 की पावर 4 तो 625 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81, 5 की पावर 4 625 हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये आपके पास आता है 7 8 और 1 9 97 अपॉन 625। क्या कुछ गड़बड़ है क्या, देखो जरा एक बार। ओके, इसमें तो गड़बड़ है ही। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 8 मिस कर दिया, तो यहाँ नीचे मैं 8 कर देता हूँ और ये 27 मैंने नीचे मिस कर दिया है। अब इसके बाद देखें तो ये 8 2 जा 16 हो गया, यानी कि 2 अपॉन 625 और ये 27 3 जा 81, 27 3 जा 81 तो 3 अपॉन 625, तो ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन 625 यानी कि 1 अपॉन 125। तो ये दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ लें। अब बच्चों इसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इन राइट ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, आपको हमने बताया था कि जब यूनिट सर्कल के अंदर थीटा एंगल से रोटेट किया जाता है तो थीटा एंगल से रोटेट करने पर जो पॉइंट आता है, रेडियस आती है, उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूं तो आप देख सकते हैं बेस इसका कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। ये आपके पास ये ट्रायंगल को मैंने निकाल के आपको यहाँ पे दिखाया है। अब हम एक ऐसा ही ट्रायंगल फिर से बना रहे हैं जिसका ये एंगल भी थीटा ही है और ये 90 है और बाकी 3 साइड की लेंथ क्या है, ABC है, कुछ भी हो सकती है वो ABC। आप यहाँ पे नोटिस करना कि जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये 90, ये भी 90 है। तो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इन दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर बता सकते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। cos थीटा अपॉन ए बराबर sin थीटा अपॉन बी बराबर 1 अपॉन सी। तो इससे cos थीटा आपके पास a बाई सी निकलता है और sin थीटा निकलता है b बाई सी। और अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b बाई ए आ जाएगा। तो अगर अपन इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें और cos थीटा को ऑब्जर्व करें तो cos थीटा क्या है, a बाई सी, जहाँ पे a क्या है, थीटा के एडजेसेंट की साइड है और c क्या है, हाइपोटेनियस। तो cos थीटा आपके पास क्या हो गया, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। नाउ सिमिलरली आप लोग यहाँ पे ये भी चीज देख सकते हैं कि sin थीटा क्या है, sin थीटा b बाई सी है, जहाँ पे b क्या है, थीटा की अपोजिट साइड, और जो नीचे आपके पास c है वो हाइपोटेनियस हो गया। और सिमिलर वे में tan थीटा आपके पास क्या है, b बाई ए, यानी कि थीटा के अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। आप लोगों ने 10th क्लास में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है राइट ट्रायंगल के अंदर। तो जो हमने इस बार आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाई है वो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसको हमने यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री इन राइट ट्रायंगल्स के साथ में सिंक्रोनाइज करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ लेंगे। अब बहुत छोटे से एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं।
कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। साइन अल्फा क्या होगा, साइन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5। टैन अल्फा क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि 3/4। नाउ सिमिलरली कॉस बीटा की बात कर सकते हैं। कॉस बीटा चाहिए तो कॉस होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बीटा की एडजेसेंट साइड 3 है तो 3/5 हो जाएगा। और इसी तरह से साइन बीटा चाहिए, साइन क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो बीटा की अपोजिट साइड 4 है, हाइपोटेनियस आपका 5 है। नाउ सिमिलर वे में टैन बीटा चाहिए तो टैन बीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज 4/3। तो इस तरीके से बच्चों इसे लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री इन राइट ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 1995 में आया हुआ है और उसके बाद जेई मेन 2020 में भी आ गया। ऐसे कई बार होता है बच्चों, एडवांस का क्वेश्चन एज इट इज उठ करके जेई मेन के अंदर आ जाता है। चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन है कि 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 लगी हुई है, यहाँ 2 पावर है, ऐसे ये भी है, इसको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो क्या करें इसे, ऐसा करते हैं, ये है आपके पास 4 पावर, तो एक बार 2 पावर खोल लेते हैं, तो ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर। नाउ सिमिलर वे में इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, और एक बनेगा प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आप देखना कि साइन स्क्वायर का क्यूब है और ये कॉस स्क्वायर का क्यूब है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अपन ने क्या फॉर्मूला काम में लिया है, आप देख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आइडेंटिटी काम में ली है, और ये साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब हो गया, जिसे लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको फिर से खोल लेते हैं, तो स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 1 माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इसका स्क्वायर 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये आपके पास है 6 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बाद में इसे देखें तो ये हो गया 1, ये भी 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों इसमें आप लोग देखना कि ये तो बन रहा है 3 माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 6 4 10 और 3 13, तो 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आज के लिए इतना ही है। मैं आपको कहूँगा कि आज की क्लास जो हमने पढ़ी है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने डिफाइन किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया दोस्तों, और फिर इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंजेस के बारे में डिस्कस किया और कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो दोस्तों बढ़िया से इस चैप्टर को यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, आगे कंटिन्यू रखें और टाइम टू टाइम वीडियो जिस तरह से आपको मिलते हैं उसे कंप्लीट करते जाएं और बढ़िया से आगे बढ़ें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।